सुबह का वक्त था और सूरज की हल्की हल्की धूप पूरे आंगन में फैल रही थी। रागिनी रसोई घर में चूल्हे पर गर्मा गर्म चाय चढ़ा रही थी और बाहर बरामदे में बैठे वीर प्रताप अखबार के पन्नों को पलट रहे थे। अचानक उन्होंने अंदर आवाज दी कि रागिनी, जरा चाय में अदरक थोड़ा ज्यादा कूट कर डालना, आज सुबह सुबह मौसम में कुछ ज्यादा ही ठंडक है। रागिनी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और बाहर बरामदे की तरफ चल दी। जब वो चाय का कप वीर प्रताप के सामने टेबल पर रखने के लिए नीचे झुकी तो हवा के एक हल्के झोंके से उसके सिर से पल्लू जरा सा खिसक गया। वीर प्रताप की नज़र पल भर के लिए ठहर गई, लेकिन मर्यादा की कसम खाए वीर प्रताप ने अपनी नज़रें तुरंत नीचे झुका लीं। उन्होंने चाय की चुस्की ली और बेहद भारी लेकिन धीमी आवाज में बोले कि रागिनी, तुम इस घर में बहुत मेहनत करती हो। राजेश सचमुच बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम जैसी सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली। वीर प्रताप की आवाज में एक ऐसा अनकहा अपनापन था जिसने रागिनी के गालों पर शर्म की लाली बिखेर दी। रागिनी ने अपनी नजरें झुकाईं और हल्के से मुस्कुराकर कहा कि जेठ जी, पूरा घर तो आप ही संभालते हैं, भला मेरी क्या मेहनत। उस सुबह बात तो वहीं खत्म हो गई, लेकिन रागिनी के दिल के किसी कोने में एक बहुत ही हल्की सी अनजानी हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी दिन दोपहर के वक्त सासू माँ ने रागिनी को काम सौंपते हुए कहा कि रागिनी, जरा ऊपर वाले पुराने कमरे की अलमारी साफ कर देना, वहाँ कुछ पुराने डिब्बे और कपड़े सालों से धूल खा रहे हैं। उस सीलन भरे और पुरानी खुशबू से महकते छोटे से कमरे में रागिनी अकेले भारी बक्से और डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ वीर प्रताप भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। कमरा छोटा था और उसमें रोशनी भी कम थी। अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से से एक भारी पीतल का बक्सा उतारते हुए अचानक रागिनी का संतुलन बिगड़ा और उसका पैर फिसल गया। इससे पहले कि रागिनी नीचे गिरती, वीर प्रताप ने फुर्ती से आगे बढ़कर पीछे से अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया और उनका हाथ कुछ सेकंड्स के लिए रागिनी की कमर पर टिक गया। वो एक पल था जहां दोनों की धड़कनें जैसे थम सी गईं और वीर प्रताप के हाथों की गर्माहट और मजबूती रागिनी के बदन में एक अनजान करंट की तरह दौड़ गई। वीर प्रताप की सांसें रागिनी के कानों के पास थोड़ी तेज चल रही थीं। उन्होंने अपनी भारी आवाज को संभालते हुए कहा कि ध्यान से रागिनी, अगर गिर जाती तो बहुत गहरी चोट लग जाती। रागिनी ने घबराकर अपनी निगाहें जमीन पर टिका दीं और धीरे से बोली कि शुक्रिया जेठ जी। वीर प्रताप ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उस छोटे से कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया था और दोनों ने बिना एक दूसरे की तरफ देखे चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। काम के दौरान वीर प्रताप ने बक्से से एक पुरानी साड़ी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा कि ये तुम्हारी सासू माँ की जवानी की साड़ी है, अब तुम इसे रख लो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। रागिनी ने शर्माकर बात को हंसी में टाल दिया, पर उस रात जब राजेश घर लौटा और रागिनी उसके पास लेटी तो उसके दिमाग में बार बार वीर प्रताप के उस छुअन का एहसास और उनका वो मजबूत हाथ ही घूम रहा था। दिन इसी तरह बीतते गए और गांव में एक छोटी सी समस्या खड़ी हो गई। खेत के पास वाले नाले का बहाव कचरे की वजह से रुक गया था, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। वीर प्रताप ने फैसला किया कि वो खुद गांव वालों के साथ मिलकर इसकी सफाई करेंगे। सुबह जल्दी ही सब लोग नाले के पास पहुंच गए और रागिनी भी पानी की बाल्टियां लेकर मदद के लिए वहां चली गई। काम जोरों पर था और धूप भी तेज होती जा रही थी। वीर प्रताप ने अपनी कमीज उतार दी थी और पसीने से तरबतर बदन के साथ कड़ी मेहनत कर रहे थे। काम के बीच जब रागिनी बाल्टी भरने के लिए नीचे झुकती तो वीर प्रताप की नजरें अक्सर उस पर टिक जाती। वीर प्रताप ने आगे बढ़कर रागिनी का हाथ थामा और पानी का लोटा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले कि रागिनी, धूप बहुत तेज है, थक मत जाना, थोड़ा पानी पी लो। उनका हाथ रागिनी के हाथ पर कुछ पलों के लिए टिका रहा और वहां मौजूद भीड़ के बीच भी ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ उन दोनों के बीच ही कोई खामोश बातचीत चल रही हो। दोपहर को जब सब काम खत्म करके घर लौट रहे थे तो वीर प्रताप रागिनी के साथ साथ चल रहे थे और उन्होंने धीरे से कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो रागिनी, राजेश को समझना चाहिए कि तुम इस परिवार के लिए कितनी कीमती हो। उनकी इस गहरी बात पर रागिनी ने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिला दिया। घर पहुंचकर रागिनी नहाने गई। बाथरूम पुराना था और उसका लकड़ी का दरवाजा थोड़ा ढीला था। जब वो नहाकर बाहर निकल रही थी तभी वीर प्रताप वहां से गुजरे और उनकी नज़र रागिनी की उस गीली साड़ी पर पड़ गई जो उसके बदन से पूरी तरह चिपकी हुई थी। पल भर के लिए वीर प्रताप की आंखें वहीं ठहर गईं, फिर तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए उन्होंने खुद को संभाला और भारी आवाज में बोले कि रागिनी, थोड़ी देर में चाय बना देना। रागिनी दरवाजे के पीछे ठिठक गई और सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर दोनों मर्यादा की सीमा को लांघने से डर रहे थे। रात के वक्त जब पूरा घर गहरी नींद में सो जाता तो कभी कभी वीर प्रताप आंगन में बैठकर रागिनी को गांव के पुराने किस्से और कहानियां सुनाते थे। एक रात बातों बातों में उन्होंने अपनी जवानी के दिनों का जिक्र किया और लंबी सांस लेकर बोले कि रागिनी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल कुछ अलग कर गुजरना चाहता है, पर परिवार की जिम्मेदारियां और मर्यादा के धागे हमारे पैरों को बांध देते हैं। रागिनी चुपचाप उनके चेहरे को देख रही थी, जहां एक अजीब सा अकेलापन और दर्द साफ दिखाई दे रहा था।
उसने बहुत ही धीमे से पूछा कि जेठ जी, आखिर आपको अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। वीर प्रताप ने उसकी आंखों में देखते हुए एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि बस इस परिवार की खुशियां और तुम्हारा साथ। उस रात उनकी बातचीत काफी लंबी चली। मर्यादा की सीमा तो नहीं टूटी, लेकिन उनके दिलों की दूरियां जरूर कम हो रही थीं। कुछ दिनों बाद घर में एक पुराना जमीनी विवाद फिर से उभर आया, जो ससुर जी के समय से कोर्ट में चल रहा था। इस सिलसिले में वीर प्रताप को शहर जाना पड़ा और राजेश के खेतों में व्यस्त होने के कारण सासू माँ ने रागिनी को उनके साथ भेज दिया ताकि वो कागजी कार्रवाई में मदद कर सके। शहर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई और कोर्ट के काम में देरी की वजह से उन्हें एक होटल में रुकना पड़ा। वीर प्रताप ने 2 अलग अलग कमरे बुक किए थे, लेकिन रात के वक्त कोर्ट के कागजात को समझने के लिए वे दोनों होटल की लॉबी में बैठ गए। बातें करते करते वीर प्रताप ने रागिनी के सामने अपने दिल के वो सारे राज खोलने शुरू कर दिए जो उन्होंने आज तक दुनिया से छुपाकर रखे थे। वीर प्रताप ने कागजात को मेज पर रखते हुए रागिनी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसा सन्नाटा था जो रागिनी को अंदर तक बेचैन कर रहा था। उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि रागिनी, इस बड़े परिवार का बोझ उठाना और हमेशा सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि वीर प्रताप बहुत मजबूत है, पर सच तो ये है कि मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। रागिनी ने उनके थके हुए चेहरे को देखा और उसका दिल भर आया। उसने बिना सोचे अपना हाथ वीर प्रताप के हाथ पर रख दिया और ढांढस बंधाते हुए बोली कि जेठ जी, आप कभी अकेले नहीं हैं। इस पूरे घर की जान आप में बसती है और मेरे मन में आपके लिए जो सम्मान है वो कभी कम नहीं हो सकता। रागिनी के हाथ का वो नर्म स्पर्श पाते ही वीर प्रताप की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने रागिनी के हाथ को हल्के से दबाया और दोनों के बीच फिर वही खामोशी छा गई जिसमें लफ्जों की कोई जरूरत नहीं थी। तभी अचानक होटल की लॉबी की बत्तियां गुल हो गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। रागिनी घबराकर अपनी जगह से उठने लगी, पर उसका पैर मेज के कोने से टकरा गया और वो सीधे वीर प्रताप की गोद में जा गिरी। वीर प्रताप ने तुरंत अपनी मजबूत बाहों में रागिनी को जकड़ लिया ताकि उसे चोट न लगे। उस घने अंधेरे में दोनों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि साफ सुनी जा सकती थीं। वीर प्रताप की गर्म सांसें रागिनी के चेहरे को छू रही थीं और रागिनी का बदन थरथरा रहा था। कुछ लम्हों के लिए दोनों इस जादुई एहसास में खो गए, जहां न कोई मर्यादा थी, न कोई रिश्ता, बस उन दोनों का वजूद था। वीर प्रताप ने धीरे से रागिनी के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ, पर तभी अचानक लॉबी की लाइटें वापस जल गईं। लाइट जलते ही दोनों झटके से एक दूसरे से अलग हुए। रागिनी का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो चुका था और वीर प्रताप ने अपनी नजरें झुकाते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि रागिनी, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मर्यादा भूल गया था। अब काफी रात हो चुकी है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। रागिनी ने बिना कुछ बोले बस सहमति में सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई, पर उस कमरे के बंद दरवाजे के पीछे भी उसकी धड़कनें काबू में नहीं आ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो एहसास उसके दिल में पनप रहा है वो एक गुनाह है या फिर बरसों की सूखी जिंदगी में आया कोई खूबसूरत सावन। अगली सुबह दोनों जब वापस गांव लौटे तो घर का माहौल बदला हुआ था। सासू माँ आंगन में खड़ी थीं और राजेश भी खेतों से वापस आ चुका था। राजेश ने वीर प्रताप को देखते ही पूछा कि भैया, कोर्ट का काम कैसा रहा, क्या कागजात मिल गए? वीर प्रताप ने हमेशा की तरह खुद पर काबू पाते हुए कहा कि हाँ राजेश, काम हो गया है और रागिनी ने मेरी बहुत मदद की। राजेश ने मुस्कुराकर रागिनी की तरफ देखा और कहा कि रागिनी, तुम सचमुच इस घर की लक्ष्मी हो। भैया के साथ जाकर तुमने बहुत बड़ा काम आसान कर दिया। राजेश की बातें सुनकर रागिनी के दिल पर एक भारी बोझ सा महसूस होने लगा। वो सीधे रसोई घर की तरफ चली गई ताकि अपनी आंखों के अपराधी भाव को सबसे छुपा सके। रसोई की चौखट पर पैर रखते ही रागिनी ने एक गहरी सांस ली, पर उसके हाथों की कपकपी और दिल की धड़कन अभी भी शांत नहीं हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी चाय के बर्तन में पानी चढ़ाया और मसाले कूटने लगी ताकि ध्यान कहीं और बढ़ सके, लेकिन खलबली तो दिमाग के अंदर मची हुई थी। तभी रसोई के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रागिनी ने पलटकर देखा तो वीर प्रताप वहां खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुराना संकोच और एक अजीब सी तड़प साफ झलक रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं सासू माँ या राजेश आसपास तो नहीं है। फिर बेहद धीमी आवाज में बोले कि रागिनी, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं इस घर का बड़ा हूं और मेरी जिम्मेदारी मर्यादा बनाए रखने की है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उस रात की बात को एक बुरा सपना समझकर यहीं भूल जाएं। रागिनी ने चाय की उबलती हुई पतीली को देखते हुए बस धीरे से अपना सिर हिला दिया, पर उसके अंदर एक दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा था, क्योंकि वो जानती थी कि दिल के किसी कोने में वो इस एहसास को भूलना नहीं चाहती थी। दिन बीतने लगे और वीर प्रताप ने धीरे धीरे रागिनी से एक दूरी बनानी शुरू कर दी। वे अब सुबह बरामदे में बैठकर रागिनी के हाथ की चाय तो पीते, लेकिन उनकी नजरें अखबार से नहीं उठती थीं। दोपहर के कामों में भी वे अब रागिनी की मदद करने ऊपर के कमरे में नहीं आते थे और रात की वो कहानियों वाली महफिल भी जैसे हमेशा के लिए खामोश हो गई थी।
रागिनी को वीर प्रताप की ये बेरुखी अंदर ही अंदर काटने लगी थी। वो रसोई में काम करते हुए अक्सर आंगन की तरफ देखती, जहां वीर प्रताप गंभीर चेहरा लिए बैठे रहते थे। एक दिन सासू माँ ने रागिनी से कहा कि बहू, जरा वीर के कमरे में जाकर उनके धुले हुए कपड़े अलमारी में रखाओ। वो सुबह से खेतों के चक्कर काट रहे हैं और बहुत थक गए होंगे। रागिनी कपड़ों की तह लेकर जैसे ही वीर प्रताप के कमरे में दाखिल हुई, कमरे में फैली उनकी जानी पहचानी खुशबू ने उसे फिर से उस रात की याद दिला दी। रागिनी अलमारी खोलकर कपड़े रख ही रही थी कि तभी अचानक वीर प्रताप कमरे में आ गए। वे पसीने से तर थे और अपनी कमीज के बटन खोल रहे थे। कमरे में रागिनी को देखकर वे वहीं ठिठक गए और कमरे का वातावरण एक बार फिर भारी हो गया। वीर प्रताप ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा कि तुम यहाँ। रागिनी ने कपड़े रखकर पीछे मुड़ते हुए वीर प्रताप की आंखों में देखा और इस बार उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने भरे गले से पूछा कि जेठ जी, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई कि आपने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया? क्या मेरा इस घर में होना भी अब आपको गवारा नहीं? वीर प्रताप ने जब रागिनी की आंखों में आंसू देखे तो उनका सारा संयम पल भर में ढह गया। उन्होंने आगे बढ़कर रागिनी के दोनों कंधे पकड़े और झकझोरते हुए बोले कि खता तुम्हारी नहीं रागिनी, खता इस दिल की है जो राजेश की अमानत पर धड़कने लगा है। मैं जितना खुद को तुमसे दूर करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूँ। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और इस बार मर्यादा की दीवारें बहुत कमजोर महसूस हो रही थीं। वीर प्रताप ने रागिनी के चेहरे से आंसू पोंछने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन ठीक उसी पल कमरे के बाहर आंगन से राजेश की भारी आवाज गूंज उठी कि भैया, अरे भैया, कहाँ हो आप? पटवारी साहब खेतों के कागजात लेकर आए हैं, जरा बाहर आइए ना। राजेश की आवाज सुनते ही दोनों ऐसे अलग हुए जैसे कोई बहुत बड़ा पाप करते हुए पकड़े गए हों। वीर प्रताप ने हड़बड़ाहट में अपनी कमीज के बटन बंद किए और बिना रागिनी की तरफ दोबारा देखे कमरे से बाहर भाग खड़े हुए, जबकि रागिनी अपनी छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गई। उसे लग रहा था कि ये कशमकश अब उसकी जान लेकर ही दम लेगी। वीर प्रताप के कमरे से बाहर जाते ही रागिनी ने किसी तरह खुद को संभाला और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। आंगन में राजेश और वीर प्रताप की आवाजें आ रही थीं, जहां दोनों पटवारी से खेतों की नापजोख को लेकर बात कर रहे थे। रागिनी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और वापस रसोई की तरफ बढ़ गई ताकि किसी को उस पर जरा भी शक न हो। लेकिन उस दोपहर के बाद से घर की हवाओं में एक अजीब सी भारीपन और खामोशी घुल गई थी। राजेश बेहद सीधा साधा इंसान था जो अपनी दुनिया, अपने खेतों और अपने परिवार में ही मगन रहता था, पर अब कभी कभी उसकी नजरें भी रागिनी के चेहरे पर ठहर जाती थीं। वो अक्सर पूछता कि रागिनी, तुम आजकल इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? रागिनी हर बार बात को हंसकर टाल देती और कहती कि बस काम की वजह से थोड़ी थकान हो जाती है, पर उसका दिल अंदर ही अंदर गिल्ट से फटा जा रहा था। कुछ दिन और बीत गए और गांव में सावन के मेले की तैयारियां शुरू हो गईं। सासू माँ ने फैसला किया कि पूरा परिवार इस बार कुलदेवी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेगा। सावन की उस सुहानी सुबह पूरा परिवार मंदिर जाने के लिए तैयार था। राजेश को ऐन वक्त पर किसी जरूरी काम से तहसीलदार के दफ्तर जाना पड़ा, इसलिए उसने वीर प्रताप से कहा कि भैया, आप माँ और रागिनी को लेकर मंदिर हो आइए, मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। मंदिर की चढ़ाई ऊंची और संकरी थी और सावन की रिमझिम फुहारों के कारण सीढ़ियों पर काफी फिसलन हो गई थी। सासू माँ गांव की कुछ और औरतों के साथ आगे आगे भजन गाते हुए चल रही थीं, जबकि वीर प्रताप और रागिनी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन दोनों के बीच की दूरी साफ दिखाई दे रही थी, पर उनके दिलों का खिंचाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक रागिनी का पैर गीली काई पर पड़ा और वो बुरी तरह फिसल गई। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, वीर प्रताप का हाथ एक ढाल की तरह आगे आया और उन्होंने रागिनी को सीधे अपनी छाती से लगा लिया। इस बार उनका हाथ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने रागिनी को कसकर पकड़े रखा था। रागिनी ने घबराकर वीर प्रताप के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और दोनों की आंखें एक बार फिर टकराईं। वीर प्रताप की आंखों में एक अजीब सा डर था, रागिनी को खोने का डर और अपनी मर्यादा खोने का डर। उन्होंने बहुत ही धीमे से, लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि कहा था ना रागिनी, संभलकर चला करो, मेरी जान निकल जाती है जब तुम्हें जरा सी भी खरोच आती है। रागिनी ने उनकी आंखों में देखा और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा कि जेठ जी, अगर आपका ये हाथ मेरे साथ है तो मुझे किसी खाई का डर नहीं। अभी वे दोनों एक दूसरे की बाहों में ही थे कि अचानक सीढ़ियों के ऊपर वाले मोड़ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रागिनी और वीर प्रताप घबराकर तुरंत अलग हो गए, पर जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां कोई अजनबी नहीं, बल्कि खुद राजेश खड़ा था। वो तहसीलदार का काम जल्दी निपटाकर सीधे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। राजेश के चेहरे पर वो हमेशा वाली मासूम मुस्कान गायब थी। उसकी नजरें पहले वीर प्रताप के चेहरे पर गईं, फिर रागिनी की कांपती हुई उंगलियों पर। कुछ पलों के लिए सीढ़ियों पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। राजेश ने अपनी गहरी और बदली हुई आवाज में पूछा कि क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो ना?
राजेश की उस गंभीर आवाज को सुनकर रागिनी का दिल जैसे सीने में ही थम गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वीर प्रताप ने अपनी घबराहट को दिल के किसी गहरे कोने में दबाया और तुरंत आगे बढ़कर राजेश के कंधे पर हाथ रखते हुए बेहद सहज आवाज में कहा कि अरे राजेश, तुम सही वक्त पर आ गए। देखो ना, बारिश की वजह से सीढ़ियों पर बहुत फिसलन है। रागिनी का पैर अचानक फिसल गया था और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि मैंने उसे संभाल लिया। राजेश ने वीर प्रताप की आंखों में देखा और फिर रागिनी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में उठ रहे शंका के बादल वीर प्रताप की इस बात को सुनकर थोड़े शांत तो हुए, पर पूरी तरह दूर नहीं हो पाए। राजेश ने आगे बढ़कर रागिनी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि भैया ठीक कह रहे हैं, सावन के इस मौसम में यहाँ का रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। लाओ रागिनी, अब तुम्हारा हाथ मैं पकड़ लेता हूँ ताकि तुम्हें दोबारा संभलने की जरूरत न पड़े। राजेश के छूने से रागिनी के अंदर अपराध बोध की एक ऐसी लहर दौड़ी कि उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। वो चाहकर भी राजेश की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रही थी। वीर प्रताप चुपचाप उन दोनों के पीछे चलने लगे, पर उनके दिल पर जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया था। अपनी मर्यादा और अपने छोटे भाई के विश्वास को टूटते देखना उनके लिए मौत से भी बदतर था। मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान जब सासू माँ ने पंडित जी से दोनों बहुओं और बेटों के नाम की आरती करने को कहा, तब आरती की थाली घुमाते हुए रागिनी की नजरें एक बार फिर वीर प्रताप से टकराईं, जहां सिर्फ और सिर्फ विरह और बेबसी का सन्नाटा पसरा हुआ था। मंदिर से वापस आते वक्त पूरे रास्ते कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ी में सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंजती रही जो खिड़की के शीशों से टकरा रही थीं। घर पहुंचकर रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। सासू माँ और राजेश खेतों के काम की थकावट के कारण जल्दी ही अपने कमरों में सोने चले गए, पर रागिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटी बार बार करवटें बदल रही थी और उसके दिमाग में सिर्फ वही सीढ़ियों का वाकया और वीर प्रताप की कही वो बात कि मेरी जान निकल जाती है जब तुम्हें जरा सी भी खरोच आती है गूंज रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर आंगन की तरफ आ गई ताकि खुली हवा में चैन की सांस ले सके। जैसे ही वो तुलसी के चौरे के पास पहुंची, उसने देखा कि वीर प्रताप पहले से ही वहां आंगन की मुंडेर पर सिर झुकाए बैठे हुए थे। उनके हाथ में वही पुराना लाल जोड़ा और सासू माँ की दी हुई वो पुरानी साड़ी थी जिसे उन्होंने बक्से से निकाला था। रागिनी को आता देख वीर प्रताप खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे जो चांदनी रात में साफ चमक रहे थे। उन्होंने बेहद रुंधे हुए गले से कहा कि रागिनी, हम आग के उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से आगे सिर्फ और खुद की बर्बादी है। राजेश मुझसे और तुमसे बेइंतहा प्यार करता है और उसका यह अंधा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी सजा है। रागिनी ने तड़प कर कहा कि जेठ जी, पर इस दिल का क्या करूं जो आपकी मर्यादा की जंजीरों को तोड़कर आपकी तरफ खिंचा चला आता है। क्या इस अनकहे एहसास की कोई मंजिल नहीं? वीर प्रताप ने अपना मुंह घुमा लिया और कांपती आवाज में बोले कि हमारी मंजिल सिर्फ हमारी मर्यादा है रागिनी। अगर कल सुबह मैं इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए शहर चला जाऊं तो क्या तुम मुझे रोकोगी? वीर प्रताप के मुंह से हमेशा के लिए शहर चले जाने की बात सुनकर रागिनी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने आगे बढ़कर वीर प्रताप का हाथ थाम लिया। उसका गला पूरी तरह रुंध चुका था, पर उसने हिम्मत जुटाकर कांपती हुई आवाज में कहा कि नहीं जेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस घर को, इस परिवार को छोड़कर चले गए तो ये पूरा घर बिखर जाएगा और सासू माँ तो जीते जी मर जाएंगी, और मैं किस सहारे इस चौखट पर अपना वजूद तलाशूंगी। वीर प्रताप ने रागिनी के रोते हुए चेहरे को देखा और उनका दिल भी जैसे टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने रागिनी के हाथों को धीरे से अपने हाथों की गर्माहट में समेट लिया और बोले कि रागिनी, तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। हर सुबह तुम्हारा चेहरा देखना और ये जानते हुए भी चुप रहना कि तुम मेरे छोटे भाई की अमानत हो। ये रोज रोज घुट घुट कर जीना मेरे लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं है। मेरी आंखें चाहकर भी तुम्हारे वजूद को अनदेखा नहीं कर पाती। चांद की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे की आंखों में छिपे उस बेइंतहा दर्द और तड़प को साफ महसूस कर पा रहे थे। रागिनी ने धीरे से अपना सिर वीर प्रताप के मजबूत सीने से टिका दिया और सिसकते हुए बोली कि मुझे बस अपने करीब रहने दीजिए जेठ जी। भले ही दूरियों की एक अदृश्य दीवार हमारे बीच रहे, भले ही हम कभी एक न हो पाएं, पर इस घर में आपकी मौजूदगी ही मेरे जीने की वजह बन चुकी है। आप चले गए तो रागिनी भी खत्म हो जाएगी। वीर प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रागिनी को अपनी बाहों में कस लिया। इस बार उनकी बंद आंखों से भी आंसू ढलक कर रागिनी के गीले बालों में समा गए। वे दोनों उस रात मर्यादा की आखिरी सीमा के मुहाने पर खड़े होकर भी एक दूसरे की बेबसी को थामे हुए थे, पर किस्मत का खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। ठीक उसी वक्त आंगन के कोने में बने कमरे के दरवाजे की कुंडी धीरे से खुली और लकड़ी के पल्ले के आपस में टकराने की हल्की सी चरमराहट गूंजी। रागिनी और वीर प्रताप घबराकर तुरंत एक दूसरे से अलग हो गए और उन्होंने सहमकर उस तरफ देखा। वहां अंधेरे में कोई और नहीं बल्कि राजेश खड़ा था, जो शायद प्यास लगने की वजह से पानी पीने बाहर आया था। चांदनी रात की उस धुंधली रोशनी में राजेश का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसके चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई शिकन, पर उसकी आंखों में जो खालीपन था वो किसी गहरे कुएं की तरह डरावना लग रहा था। उसने बिना कुछ बोले
बिना कोई सवाल किए। बस एक पल के लिए अपनी पत्नी और अपने सगे बड़े भाई की तरफ देखा और फिर धीरे से मुड़कर वापस अपने कमरे के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस बंद दरवाजे की आवाज़ आंगन में किसी बड़े धमाके की तरह गूंजी, जिसने रागिनी और वीर प्रताप के होश उड़ा दिए। रागिनी के पैर कांपने लगे और वो थरथराते हुए जमीन पर बैठ गई। उसे महसूस हो रहा था कि जिस बात का डर उन्हें बरसों से था, वो सच आज उनके ही अपनों के सामने बेपर्दा हो चुका था। वीर प्रताप ने आसमान की तरफ देखा, जहां बादलों ने चांद को पूरी तरह से ढक लिया था और चारों तरफ एक खौफनाक अंधेरा छा गया था। वे समझ चुके थे कि कल की सुबह इस घर में एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली है जिसकी तबाही को रोकने की ताकत अब किसी के पास नहीं थी। सुबह की पहली किरण जब आंगन में बिखरी तो रात का वो खौफनाक सन्नाटा धीरे धीरे छटने लगा था। रागिनी और वीर प्रताप पूरी रात सो नहीं पाए थे और सुबह होते ही दोनों भारी कदमों से राजेश के कमरे की तरफ बढ़े। उन्हें डर था कि आज इस घर का विश्वास हमेशा के लिए टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, वहां का नज़ारा देखकर दोनों हैरान रह गए। राजेश कमरे में बनी छोटी सी मंदिर की चौकी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और कमरे की खिड़की से धूप सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़ रही थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर वही पुरानी शांत और गंभीर मुस्कान थी। उसने आगे बढ़कर वीर प्रताप के पैर छुए और फिर रागिनी की तरफ देखते हुए बहुत ही सहज आवाज में कहा कि भैया, माँ हमेशा कहती हैं कि इंसान का मन कभी कभी भटक सकता है, क्योंकि हम सब हाड़ मांस के पुतले हैं, लेकिन जो अपनी मर्यादा और अपने परिवार के विश्वास के लिए अपने कदम पीछे खींच लेता है, वही असली इंसान होता है। मुझे आप दोनों पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है कि आप कभी इस घर की इज्जत को आंच नहीं आने देंगे। राजेश की इन बातों ने वीर प्रताप और रागिनी के दिलों पर बरसों से रखे उस बोझ और अपराध बोध को हमेशा के लिए धो दिया। वीर प्रताप की आंखों में गर्व के आंसू आ गए और उन्होंने राजेश को गले से लगा लिया। वहीं रागिनी ने चुपचाप भगवान के सामने सिर झुकाकर एक मौन संकल्प लिया कि अब से उसके दिल की धड़कन सिर्फ अपनी मर्यादा और अपने पति के विश्वास के लिए ही धड़केगी। जिंदगी में कभी कभी भावनाएं और जज्बात हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां मर्यादा की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, लेकिन असली इंसानियत और बड़प्पन इसी में है कि हम अपने क्षणिक आकर्षण या कमजोरी से ऊपर उठकर अपने अपनों के विश्वास, रिश्तों की पवित्रता और समाज के दायित्वों को समझें। जब हम मर्यादा की सीमा में रहकर जीना सीख लेते हैं, तभी हमारा परिवार और हमारे रिश्ते सुरक्षित और खुशहाल रह पाते हैं।